समझेंगे बेटा एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण उनके। तो सबसे पहले देखो बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में देखो अगर हम देखें बेटा तो जैसे जैसे हमारी कार्बन एटम्स का नंबर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, इसी के अंदर अगर हम कैटेगरीज बनाएं तो कई बार क्या हो जाता है बेटा कि वो ना 6-7 एल्केन या 4-5 एल्केन्स दे देंगे तुम्हें, वो कहेंगे कि ब्यूटेन, प्रोपेन, है ना, पेंटेन, इस तरीके से। अब वो कहेगा अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो जैसे हमारा सिंपल, ठीक है ना बेटा, तो जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते चले जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेस तो बॉइलिंग पॉइंट में हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है बेटा। क्यों? क्योंकि देखो जितना स्ट्रक्चर फैलता है तो उतना ही एक तरीके से अट्रैक्ट करने की साइड्स वो ज्यादा दे देता है। तो वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाती हैं विद इंक्रीज इन एक तरीके से साइज, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे फैलेगा स्ट्रक्चर, अट्रैक्ट करने की जगहें ज्यादा देगा, तो एक दूसरे से जब वो बंधते चले जाएंगे तो उनको दूर करने के लिए हमें टेम्परेचर भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट हमारा विद इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ता जाता है। बट अगर हमारे पास ऐसे एल्कीन हो जिनमें कार्बन एटम सेम है, ठीक है, इफ मतलब वी हैव आइसोमर्स, जैसे एक हमारे पास एन ब्यूटेन हो, एक हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटेन हो और एक टर्शरी ब्यूटेन हो, ठीक है ना, कि एक में तो कार्बन टर्शरी है, एक में सेकेंडरी है और एक में प्राइमरी है। जैसे कि ये हमने ब्यूटेन के, ध्यान करो ऐसे बेटा आइसोमर्स करे थे ना, पेंटेन के भी करे थे, जैसे कि एन ब्यूटेन हो। एक हम ब्यूटेन ऐसा ले लें कि देखो जिसमें हमारा सेकेंडरी कार्बन बन जाए, ये भी 4 कार्बन है ना बेटा। अच्छा, और हम कौन सा ले सकते हैं, ब्यूटेन में तो देखो हमारे 2 ही बनेंगे, पर पेंटेन में बनाएंगे तो 3 बन जाएंगे। तो अब इसमें और इसमें भी अगर हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट किसका कम और किसका ज्यादा होगा। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, जैसे जैसे आइसोमर के अंदर ब्रांचिंग ज्यादा होती है उतना ही स्ट्रक्चर तुम देखो अपने आप में समाता जाता है, वो गोल गोल होता जाता है। देखो ये फैल रहा था, पूरा फैल रहा है ना, और यहाँ तुम देखो कि ये थोड़ा सा अपने में समा गया, थोड़ा सा सिकुड़ गया। तो जितना स्ट्रक्चर छोटा होता चला जाएगा उतना उसका ओवरऑल सरफेस एरिया कम होगा। जब सरफेस एरिया कम होगा तो एक तरीके से अट्रैक्शन देने की जो साइड्स हैं वो उनकी कम होती चली जाएंगी। जब अपने आप में ही चीज समा जाएगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। समझ में आ रही बेटा बात, कि यहाँ पर वैन डर वाल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होगी क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है, यहाँ सरफेस एरिया क्योंकि कम है तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट हमारा कम हो जाएगा। तो अगर आइसोमर में बेटा पूछा जाए तो हम क्या रीजन भी ध्यान रखेंगे कि विद डिक्रीज इन सरफेस एरिया बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि वैन डर वाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होगा। तो दिस इज इट्स फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। सेकंड है हमारे देखो बेटा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में बस थोड़ा सा ये फर्क होता है बेटा, क्योंकि मेल्टिंग का मतलब होता है कि हमें किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो जब हमें किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उससे क्या हो जाएगा कि मतलब वो किस तरीके से उसका सॉलिड फॉर्म में स्ट्रक्चर है वो भी मैटर करता है उसको, उसके मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए। तो किसी सॉलिड फॉर्म में जितने मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोजली पैक्ड होंगे उतना ही उनको दूर दूर करने में हमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है। अब एल्केन्स के केस में देखो बेटा हमें पता है कि सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो अगर स्ट्रेट चेन भी है तो वो सीधी नहीं है बेटा, वो ऐसे जिगजैग है क्योंकि हर कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से बंधा हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई इवन नंबर का कार्बन एटम है तो देखो बेटा इस तरीके से बनेगा, 1 2 3 4 लेके जैसे ऐसे जिगजैग मैनर में उनका आपस में कार्बन एटम्स किसी एल्केन में अरेंज होते हैं, ऐसे सीधी चेन नहीं होती है। ये देखो मैंने 4 कार्बन का एल्केन बनाया, अगर मैं 5 का बनाऊं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब देखो यहाँ बस क्या फर्क आ जाएगा कि अगर आप किसी लैटिस में, किसी जाल में, मतलब जब ये आपस में पास है तो कैसे बन रही है। देखो इनको अगर ऐसा ही और मॉलिक्यूल ले लो और इसको इसके साथ पैक करो तो तुम देखो कि यहाँ पर जो बड़े बड़े ग्रुप हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से दूर हो गए, और यहाँ पर तुम देखो अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है, जैसे इसमें 4 थे इसमें 5 है, तो ये दोनों बड़े ग्रुप एक साइड में आ गए। तो ऐसा ही एक और मैं इसमें पैक करूंगी
तो वो इतनी इजीली पैक नहीं होगा क्योंकि आपस में इन ग्रुप्स में, और जो दूसरे वाला होगा उसमें थोड़ी थोड़ी रिपल्शन आएगी, तो ये थोड़ी लूजली पैक होगी। पर जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले एल्केन होते हैं, दे आर इजीली पैक्ड इन देयर लैटिस। अपने स्ट्रक्चर में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले एल्केन्स ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू एल्केन्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ एक बड़ा अच्छा पैटर्न हमें देखने को मिलता है कि कोई भी इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला एल्केन है, जैसे कि अब ये 4 वाला है, तो इसका 3 कार्बन एटम वाले से भी ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट, और 5 वाले से भी इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसे ही जिसमें 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं एल्केन, अगर कोई ऐसा है तो उसका 5 वाले से भी ज्यादा होगा और उसका 7 वाले से भी ज्यादा होगा। तो ऐसे हर एक एल्केन का जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, अपने से एक कम कार्बन और अपने से ज्यादा कार्बन वाले एल्केन से मेल्टिंग पॉइंट हमेशा उसका हाई होता है, ड्यू टू एक तरीके से मोर क्लोज पैकिंग इन एल्केन्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है बेटा, तो दिस इज अबाउट मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम देखें सोलिबिलिटी, तो क्योंकि जितने भी एल्केन्स हैं ये सब हमारे बेटा नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि कोई यहाँ पर हमारा कार्बन हमारा टेट्राहेड्रली अरेंज है, तो थर्ड हमारी क्या है, सोलिबिलिटी। तो सोलिबिलिटी में बेसिकली क्या है कि घुलनशीलता। तो क्योंकि एल्केन हमारे सारे कैसे होते हैं, नॉन पोलर, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में वो अरेंज हुए होते हैं तो एक दूसरे को ऐसे काट देते हैं, तो नेट ओवरऑल डाइपोल मोमेंट उनका 0 आ रहा होता है, जैसे मीथेन में बताया था तुम्हें बेटा केमिकल बॉन्डिंग में। तो हम सिंपल क्या ध्यान रखेंगे कि एल्केन्स हमारे बेसिकली सारे ही हाइड्रोकार्बन्स हमारे कैसे होते हैं, ये है नॉन पोलर। तो अब नॉन पोलर देखो सॉल्युबिलिटी का ये एक ट्रेंड होता है, एक फंडा भी होता है कि भाई लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा है वो उसी में ही घुल जाता है। ठीक है, ये तो देखो मतलब एक तरीके से लाइफ का भी फंडा है ना, खाली इन्हीं का ही नहीं है, खाली सॉल्युबिलिटी का नहीं है कि हम जो हमारे जैसे नेचर के होते हैं उनमें हम जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं, जो हमसे बिल्कुल ही अपोजिट के होते हैं, कम होते हैं, उनके साथ घुलने में थोड़ा है ना, घुलने मिलने में हमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, या कई बार बिल्कुल भी नहीं घुल पाते है ना, एकदम ही पोल्स अपार्ट हो जाते हैं कि तू भाई अपनी जगह मैं अपनी जगह। तो घुलना ऐसे ही अगर हम यहाँ भी देखें तो कोई भी चीज अगर हम भी घोलना चाहें तो जो जैसा है उसमें जल्दी घुलता है, जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इजीली डिसॉल्व होते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स में इजीली डिसॉल्व होते हैं। अब क्योंकि वाटर पोलर होता है तो इसलिए हमारे एल्केन्स वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। तो ये कैसे होते हैं, वाटर में नहीं घुलेंगे पर ये किस में घुल जाएंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में भी घुल जाएंगे। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हमारे कौन से होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही जो हमारे लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, जैसे देखो बेंजीन हो गया, टोल्यूइन हो गया, तो ये हमारे क्या है, लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि नॉन पोलर होते हैं, तो उनमें ये इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। तो दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है, बट इनसोल्यूबल इन वाटर। तो दिस इज अबाउट देयर सोल्यूबिलिटी। अब हम इनकी डेंसिटी को देखें तो डेंसिटी का सिंपल ही है बिल्कुल कि जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा डेंसिटी इनकी बढ़ती चली जाएगी। तो दीज ऑल आर 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में जा रहे हैं, दैट इज द लास्ट पार्ट एंड द मोस्ट एक तरीके से बड़ा पार्ट भी है हमारा अगर हम एल्केन को पढ़ें तो। ठीक है, तो सब में ही अगर हम देखेंगे तो उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट है उसमें हमें ज्यादा रिएक्शंस करने हैं, क्योंकि अब हम ये देखेंगे एल्केन कहाँ कहाँ केमिकली किस किस के साथ रिएक्ट कर सकता है, कि एल्केन हमें कैसे मिले ये तो हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में देख लिया। अब एल्केन्स हमें क्या क्या दे सकता है उसको हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे। तो इन सारे रिएक्शन में एल्केन हमारा रिएक्टेंट बिहेव करेगा बेटा। ठीक है, और इससे अब हमें क्या क्या मिल सकता है तो उसको देखेंगे। तो सबसे पहले इनके जो मोस्ट कॉमन रिएक्शंस होते हैं एल्केन्स के, वो होते हैं इनके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मतलब कि ये अपना एक हाइड्रोजन देकर कोई और एलिमेंट का एटम अपने अंदर ले लेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में हम एक करेंगे आज, दैट इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन नाम से तुम्हें थोड़ा सा समझ में आया हो तो बेटा कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि भाई जैसे मैंने मधु को हटा के निकिता को बैठा दिया, उसकी जगह उसका सब्स्टिट्यूट ले लिया। ऐसे यहाँ पर हम हेलोजिनेशन में क्या करेंगे, जैसे हाइड्रोजन को हटाकर हम क्या कर देंगे, हेलोजन को अंदर लेकर आएंगे। ठीक है, तो हेलोजिनेशन भी अब देखो क्योंकि क्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है, आयोडीन भी आ सकता है, फ्लोरीन भी आ सकता है।
तो हम जरा चारों को ही देखने जा रहे हैं, क्योंकि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन में क्लोरीन और ब्रोमीन अगर आता है तो वो तो सेम है रिएक्शन, तो हम एक देख लेते हैं, दूसरा भी वैसे होगा। पर आयोडीनेशन थोड़ा अलग है, फ्लोरीनेशन बिल्कुल अलग है, तो इसलिए हम फर्दर इसके अंदर भी 4 देखेंगे। और हेडिंग समझ रहे हो? पहले हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जो बड़ी हमारी हेडिंग है एल्केन्स के अंदर, तीसरी, पहली थी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, सेकंड इसका टॉपिक था फिजिकल प्रॉपर्टीज, और थर्ड है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हम फर्स्ट कैटेगरी के इसकी रिएक्शन देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी हम पहला देख रहे हैं हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन के अंदर भी हम पहला देख रहे हैं, और वो है हमारा क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन आएगा, हाइड्रोजन जाते जाएंगे, क्लोरीन आते जाएंगे। देखो बड़ा आसान, जैसे मीथेन है, इसमें मैंने क्लोरीन गैस को पास करा और ये लाइट की प्रेजेंस में होता है, तो ऐसे H लगा देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। ध्यान हो तो हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में किया था ना, H कि क्वांटम ऑफ लाइट को, क्वांटास को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक से ज्यादा है। तो अब तुम देखो यहाँ एक हाइड्रोजन की जगह एक क्लोरीन आ जाएगा, तो एक हाइड्रोजन गया तो CH3, एक हाइड्रोजन आ गया तो यहाँ Cl आ गया। अब जो यहाँ से एक हाइड्रोजन गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा, वो आपस में मिलकर यहाँ पर बना देंगे HCl। अब इसी में ही अब अगर मैं और क्लोरीन डाल दूंगी लाइट की प्रेजेंस में, देखो यही साथ देखते चलते हैं, तो एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, CH2 बचेगा, एक और हाइड्रोजन आ जाएगा तो Cl2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर एक HCl और निकल गया। अब इसके अंदर मैंने और क्लोरीन ऐड कर दिया लाइट की प्रेजेंस में, तो एक और हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस हो जाएगा, एक और हमारा हेलोजन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म। ठीक है, याद है मूवीज में ऐसे हैंकी में डाल के सुंगा के गाड़ी में डाल के भर के ले जाते थे, तो वही क्लोरोफॉर्म है बेटा, डेंजरस है, ध्यान से लिखना कॉपी में। तो यहाँ पर हमारा एक क्लोरोफॉर्म बनेगा और साथ में फिर यहाँ HCl निकला। अब इसमें मैं एक और Cl2 ऐड कर दूं लाइट की प्रेजेंस में, तो एक और H रिप्लेस हो जाएगा, तो CCl4। तो एट लास्ट जब तक सारे हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस नहीं हो जाएंगे, ये कंटिन्यू होता रहेगा। और इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, मीथेन से पहले मिथाइल क्लोराइड मिला, फिर डाइक्लोरोमीथेन मिला, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन मिला, और फिर लास्ट में टेट्राक्लोरोईथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड हमें CCl4 मिल गया। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, जिसमें हम एल्केन्स को घोलते हैं। तो ये हमने देखा क्लोरीनेशन। सेम बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही हमारा ब्रोमिनेशन होता है, बस जहां पर Cl2 है वहां पर हम Br2 को रखते जाएंगे और इसमें Br आता चला जाएगा। तो ये दोनों तो सेम। अब थर्ड हम देखेंगे इसमें आयोडीनेशन। अब इसके अंदर अगर तुम देखो बेटा, आयोडीनेशन मतलब एडिशन ऑफ आयोडीन। एडिशन वर्ड लिख रही है क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्योंकि कुछ आ रहा है तो कुछ जा भी रहा है। तो आयोडीनेशन बेसिकली हमारा ना रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाती है। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर मीथेन लिखा और यहाँ आयोडीन को डाला, अब यहाँ CH3 बनेगा और HI निकलेगा। अब क्योंकि बेटा देखो यहाँ आई के बीच की बॉन्ड भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, और यहाँ जब CH3 ने I के साथ बनाई तो वो भी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं थी, तो ये बनते साथ इसमें बदलने लग जाता है, रिएक्शन इज रिवर्सिबल। अब अगर हमें इंडस्ट्रियली कोई काम करना है तो वी हैव टू गेट दिस मोर, तो अब हम ये ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करके रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो HI बन रहा होता है ना, उसको तुरंत किसी और चीज में बदलते हैं, पर वो बदलने के लिए हमें कुछ डालना पड़ता है। तो हम यहाँ पर कई ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डाल सकते हैं, जैसे हम HiO3 को डाल देते हैं। तो HiO3 बेसिकली क्या करता है कि यहाँ हमारा जो HI बन रहा होता है ना, इसको ये आयोडीन और वाटर में कन्वर्ट करता है, कि हम ये जो हमारा HI है और इसमें हमने क्या डाल दिया, HiO3, तो यहाँ पर आयोडीन बनता रहेगा और हमारा वाटर बनता रहेगा। तो HI किसमें बदलता रहेगा, आयोडीन में। तो जब आयोडीन बनेगा तो उल्टा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जाएं, प्रोडक्ट की कम करते जाएं, तो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलता जाएगा। तो इस तरीके से हम आयोडीनेशन हमेशा कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ताकि हमें प्रॉपर मात्रा में अपने हेलो एल्केन्स प्राप्त हो फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब हम हेलोजिनेशन करें तो ध्यान से देखो हम बना क्या रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग हेयर हेलो एल्केन्स, है ना। एल्केन से ऐसे हम कंपाउंड बना रहे हैं जिनमें हेलोजन आ गया। अब हेलोजन वाले एल्केन क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स ही होते हैं, या हम कहें एल्काइल हैलाइड,
जिनसे कि हमने एल्केन को प्रिपेयर भी किया था। ठीक है, तो देख सकते हो कि हमने एल्काइल हैलाइड से एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं और फिर एल्केन से एल्काइल हैलाइड को भी प्रिपेयर कर सकते हैं बाय दिस मेथड। इसी में ही अगर हम फोर्थ देखेंगे दैट इज फ्लोरीनेशन। अब फ्लोरीनेशन हम कैसे करते हैं? अगर फ्लोरीनेशन बेटा हम ऐसे करने बैठ गए ना, जैसे अभी हमने यहाँ आयोडीनेशन किया और अगर हम यहाँ पर ये बना दें तो बेटा बस हालत ही खराब हो जाएगी। अगर मान लो हम इसको ऐसे करने लग जाएं तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है बेटा ये। अब यहाँ पर क्या होता है, ये तो बहुत वीक होता है, F2 मॉलिक्यूल इज अ वेरी वीक, ये बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक होती है। और यहाँ पर जो HF बनता है ना और जो यहाँ CH3F बनता है, ये जो कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड है, यहाँ HF की बॉन्ड है, दैट इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो रिएक्शन इतना हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इतनी हाई हीट निकलती है कि एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो जो काम कर रहा है उसको बड़ा नुकसान भी हो सकता है कि वो यहाँ पर बस हो जाएगा, बस सब काला काला हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसलिए कभी भी फ्लोरीनेशन ऐसे डायरेक्ट फ्लोरीन को एल्केन में ऐड करके कभी भी नहीं करते, बिकॉज दिस रिएक्शन कैन बी एक्सप्लोजिव, कैन बी डेंजरस फॉर द पर्सन्स डूइंग दैट, और वेसल भी हमारी टूट सकती है। तो इसलिए फिर अब हमें अगर हमें फ्लोरो एल्केन्स बनाने हैं, एल्काइल फ्लोराइड्स बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे? तो इनडायरेक्टली बनाते हैं, मतलब फ्लोरीन सीधा F2 ना लेकर फ्लोरीन का कोई और कंपाउंड लेते हैं और उसको एल्केन में ऐड कराएंगे। उसको बेसिकली एल्केन में भी ऐड नहीं कराते, हम कोई वहां पर क्या लेते हैं, बेसिकली हम कोई अदर एल्काइल हैलाइड लेते हैं, जैसे क्लोरोइथेन ले लिया। फ्लोरीनेशन कैसे कराते हैं? देखो बच्चों, फ्लोरीनेशन हम ऐसे कराते हैं कि जैसे अब हम यहाँ पर कोई और एल्काइल हैलाइड लेंगे, जैसे हमने इथाइल क्लोराइड ले लिया। अब इसमें हम कोई फ्लोराइड साल्ट लेंगे, जैसे हमने मर्क्यूरिक फ्लोराइड ले लिया। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसके भी हम दो ले लें तो ये जस्ट एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा कि फ्लोरीन आ जाएगा क्लोरीन की जगह, क्लोरीन का साल्ट निकल जाएगा। तो आसान है रिएक्शन याद करने में और बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये मेन रिएक्शन भी है। तो यहाँ पर मैंने अब यहाँ पर निकल गया H2Cl2। तो ये मेन रिएक्शन भी है, पर्टिकुलरली फ्लोरीनेशन जब इन साल्ट से कराते हैं तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये बेटा 12th में भी आता है बहुत एज मेन रिएक्शन और तुम्हारा 11th में। तो ये स्वार्ट्ज रिएक्शन है टू प्रिपेयर फ्लोरो एल्केन्स। तो हम इनडायरेक्टली फ्लोरो एल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं इनऑर्गेनिक साल्ट्स को यूज करके, डायरेक्टली हम कभी भी फ्लोरीन नहीं डालते। ठीक है बेटा, इसमें हम सिल्वर का भी ले सकते हैं, सिल्वर फ्लोराइड भी ले लेते हैं तो फिर यहाँ सिल्वर आयोडाइड बाहर निकल जाएगा अगर यहाँ हमने आयोडीन लिया है। तो इसको याद रखो, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो मर्क्यूरिक फ्लोराइड की हेल्प से जब हम कोई और हेलो एल्केन से जब हम फ्लोरो एल्केन को प्रिपेयर करते हैं तो दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो हमने केमिकल रिएक्शंस में आज पहला रिएक्शन किया है दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसके अंदर भी हमने अभी एक ही किया है दैट इज हेलोजिनेशन, और उसके अंदर 4 किए हैं, क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, फ्लोरीनेशन, आयोडीनेशन। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने ये 4 किए हैं, तो इनको सब अच्छे से याद रखेंगे और हम अब बाकी वीडियोस अब कल बनाएंगे और कल ही तुम देख लेना साथ साथ। ठीक है, ओके।